नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज उत्तराखंड की इस विशेष प्रश्नोत्तरी सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, इसमें आपका पहला प्रश्न होगा इस सीरीज में, टिहरी रियासत में राजस्व विभाग, ठीक है, आपको बताना है राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है दफ्तरी, फौजदार, गोलदार, दीवान। ठीक है, तो आपको बताना है राजस्व विभाग का प्रमुख। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दफ्तरी। अगर हम दीवान की बात करें तो यह आईवीआई का प्रमुख अधिकारी होता था। गोलदार की बात करें तो ये राजधानी का सुरक्षा अधिकारी होता था। अगर हम फौजदार की बात करें तो जो फौजदार होता था वो जो परगना होता था वहां पे एक सैनिक प्रशासक होता था परगना में। ठीक है, और अगर हम दफ्तरी की बात करें तो दफ्तरी आपका राजस्व विभाग से संबंधित होता था। जो सर्वोच्च होता था वो राजा होता था, और राजा में जो टिहरी रियासत में राजा के बाद जो पद होता था वो होता था मुख्तार। ठीक है, ये राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को निराला विद्रोह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, निराला विद्रोह भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में ये घटनाएं घटी थी। ये सारी क्रांतियां अल्मोड़ा में हुई थी, सिर्फ इसको छोड़ के ये पौड़ी में हुई थी। तो ये जो देघाट गोलीकांड है, सल्ट है, सालम है, तो इसमें जो सालम क्रांति आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह 25 अगस्त 1942 को हुई थी ये क्रांति। ठीक है, और इस क्रांति को मदन मोहन करगेती जी ने निराला विद्रोह की संज्ञा दी थी। उसके बाद अगर सल्ट क्रांति की बात करें तो ये 5 सितंबर 1942 को हुई थी। और अगर बात करें देघाट गोलीकांड की तो देघाट गोलीकांड आपका हुआ था 18 अगस्त 1942 की। इवर्सन कांड की बात करें तो इवर्सन कांड ये पौड़ी में घटित हुआ था कंडोलिया में, और ये हुआ था आपका 18 जुलाई 1930 में। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ताम्र मानव आकृतियां हैं वो 3 स्थानों से प्राप्त हुई है, और यहाँ पे बात की गई कि 8 ताम्र मानव आकृतियां। ठीक है, तो हमारे पास वो 3 स्थान ऑप्शन में तीनों ही है। हम इस प्रश्न का जो सही आंसर है 8 ताम्र मानव आकृतियां, ये हमें मिलती है बनकोट से। बनकोट पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में, और यहाँ से 1989 में 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त होती है। इसके अलावा जो हमारे पास नैनी पाटल है ये भी आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, और यहाँ से 1999 में 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त होती है। इसके अलावा अल्मोड़ा है, और अल्मोड़ा में 1986 में अल्मोड़ा से भी एक ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे पहले ताम्र उपकरण की खोज कहाँ हुई थी तो हरिद्वार में हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, जागृत गढ़वाल संघ। ठीक है, जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5-6 नवंबर को पौड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक होती है। ठीक है, और इस बैठक में क्या होता है, गरम दल और नरम दल। जिला कांग्रेस कमेटी 2 भागों में बन जाती है, गरम दल और नरम दल। और जो गरम दल वाले होते हैं उनके द्वारा 1938 में अपनी मांगों को मनवाने के लिए गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें प्रताप सिंह नेगी, जगमोहन सिंह नेगी, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा आदि गरम दलीय नेता शामिल होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। प्राथमिक शिक्षा से तो नहीं हो जाएगा, अल्पसंख्यक से भी नहीं होगा, गर्भवती महिलाओं से तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो गर्भवती महिलाओं से हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत होती है ये 2004 में इस योजना की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न आपके पास है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो मंत्री परिषद में हमें 2 चीज ध्यान रखनी है, या तो 15% होगा जो टोटल सीटें हैं, और या तो फिर 15% नहीं है तो फिर 12 होगा। ठीक है, तो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 12 हो सकते हैं। हम देखेंगे जो ये कॉन्सेप्ट आया था ये आया था 91वां संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी, या तो 15% होगा और या फिर 12 होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है,
अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक जो सम्मेलन हुआ था, यह सम्मेलन हुआ था 1930 में। ठीक है, दुगड्डा में यह सम्मेलन आयोजित होता है और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता के लिए जीबी पंत को बुलाया जाता है, लेकिन जीबी पंत इस समय गिरफ्तार हो चुके होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हरगोविंद पंत को इसकी अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है रयाला की जंगलों की कटान हेतु कौन सा आंदोलन संबंधित है? ठीक है, रयाला की जंगलों के कटान हेतु कौन सा आंदोलन संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही प्रश्न हो जाएगा, वो हो जाएगा रक्षा सूत्र आंदोलन। 1994 में यह आंदोलन चला था भिलंगना क्षेत्र टिहरी में, और यह आंदोलन चलाया था सुरेश भाई के द्वारा। यह आंदोलन संचालित किया गया था, सुरेश भाई। इसके अलावा चिपको आंदोलन हम देखें, 26 मार्च 1974 में ये चमोली के रैणी गांव से शुरू हुआ था, गौरा देवी ने शुरू किया था। डूंगी पैंतुली आंदोलन ये भी चमोली में चला था, और ये जो डूंगी पैंतुली आंदोलन है ये बांज वृक्ष के कटान से संबंधित है। इसके बाद हमारे पास बचता है मैती आंदोलन। तो जो मैती आंदोलन है ये 1996 में कल्याण सिंह रावत मैती के द्वारा शुरू किया गया था, मैती आंदोलन। ठीक है, तो 9वां प्रश्न आपके पास हो जाएगा हरचंद तथा बालचंद कुंड कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है हरचंद तथा बालचंद कुंड कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में हरचंद तथा बालचंद कुंड है। इसके बाद अगर हम देखें भौरी अमोला कुंड, तो ये जो कुंड है ये पड़ जाएगा आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारे पास एक नंदी कुंड आता है, एक नंदी कुंड आता है, एक नंदा कुंड आता है, और एक हमारे पास नंद कुंड आता है। ठीक है, ये 3 कुंड आते हैं। फिर हम नंदी कुंड की बात करें तो ये चमोली और रुद्रप्रयाग में पड़ता है, और जो नंदा कुंड है ये हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है। और अगर बात करें सिर्फ नंद कुंड की, अगर हम सिर्फ नंद कुंड की बात करें तो नंद कुंड हमारा पड़ेगा बागेश्वर में। ठीक है, तो यहाँ पे नंदी कुंड चमोली रुद्रप्रयाग में पड़ेगा, मतलब चमोली में भी नंदी कुंड मिलता है और रुद्रप्रयाग में भी। नंदा कुंड की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में मिलता है, और अगर हम नंद कुंड की बात करें तो ये हमारा बागेश्वर में मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास होगा कि गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो जो गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क है तीलू रौतेली को कहा जाता है। ठीक है, तीलू रौतेली को गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। कर्णावती को नाकटी रानी कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कर्णावती के बारे में, कर्णावती को नाकटी रानी किसने कहा था? शिव प्रसाद डबराल ने कहा था, जब इसने मुगल सैनिकों के नाक काट दिए थे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास होगा नंदा देवी राजात यात्रा का, नंदा देवी का ससुराल का पहला पड़ाव कौन सा है? ठीक है, तो पहला पड़ाव की बात हो रही है और नंदा देवी राजात यात्रा की। जैसे कि आपको पता है ये यात्रा चमोली में आयोजित होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कुलसारी हो जाएगा। कुलसारी में हमें एक सूर्य मंदिर भी देखने को मिलता है, इसके अलावा बात करें अगर पातर नचौड़िया से, तो यहाँ पे ये जो पातर नचौड़िया है इससे आगे महिलाएं इससे आगे पातर नचौड़िया से आगे महिलाएं इस यात्रा में शामिल नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक पड़ाव आता है इसमें 10वां पड़ाव नंदकेसरी। ठीक है, नंदकेसरी इस यात्रा का 10वां पड़ाव है, जहां पे गढ़वाल की छतोलियां कुमाऊं की छतोलियों से मिलती है। अर्थात इस यात्रा का जो 10वां पड़ाव है नंदकेसरी, यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं के लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ही नायक थे पेशावर कांड के, जो हमने इससे पहले वाली जो सीरीज थी वहां पे हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहां उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की? ठीक है, तो हमारे पास है दुगड्डा, गैरसैंण, बेनीताल और दूधातोली। तो हम देखेंगे जो दूधातोली है यहाँ पे इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात की थी,
इसके अलावा जो दूधातोली है, यहाँ से दूधातोली श्रेणी जो है, यहाँ से 5 नदियों का उद्गम भी होता है, ठीक है। और इसी श्रेणी में है कोदिया बगड़, इसी श्रेणी में है कोदिया बगड़, और इस कोदिया बगड़ में वीरचंद सिंह गढ़वाली की क्या है, मूर्ति या प्रतिमा, या हम कहेंगे कि यह वीरचंद सिंह गढ़वाली का समाधि स्थल भी यही है। इसके अलावा बेनीताल चमोली में यहाँ पे बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अनशन किया था। गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण है ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है। और गैरसैंण में जो सत्र हुआ था, विधानसभा का जो पहला सत्र हुआ था, वो जून 2014 में हुआ था, जून 2014 में हुआ था। उस समय ये जो सत्र हुआ था वो स्कूलों में हुआ था, कॉलेजों में हुआ था, क्योंकि उस समय तक हमारा विधानसभा भवन वहां पे नहीं बना था। लेकिन 2017 में जब विधानसभा भवन बनने के बाद 2017 में नवंबर 2017 में नवनिर्मित जो विधानसभा भवन है भराड़ीसैंण में, वहां पे विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाता है। तो 2014 में जब किया जाता है पहली बार, तो उस समय स्कूल कॉलेजों में किया जाता है, और उसके बाद जब विधानसभा भवन बन जाता है तो 2017 में आयोजन किया। इससे पहले हमने देखा था दुगड्डा के बारे में हमने देखा था कि धनीराम शर्मा, इससे जो पहले वाली सीरीज थी वहां पे देखा था कि धनीराम शर्मा को हम आधुनिक दुगड्डा का निर्माता कहते हैं, और इन्होंने 1907 में गौरक्षणी सभा की भी स्थापना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो झिमरा नामक आभूषण है शरीर के किस अंग में पहना जाता है, झिमरा नामक आभूषण, ठीक है। तो ये जो झिमरा नामक आभूषण है ये आपका पहना जाता है पैर में, ठीक है। पैर में इसके अलावा और क्या पहना जाता है, शुद्धमन पहना जाता है, अमृति तार पहना जाता है, अमृति तार पहना जाता है, पौलिया पहना जाता है, इसे हम पौलिया भी कहते हैं। इसके बाद गले में अगर हम देखेंगे तो हंसुआ पहना जाता है, खगाली पहना जाता है, चरियो पहना जाता है, चरियो नामक आभूषण गले में पहना जाता है, गुलबंद पहना जाता है गले में, जिसे कुमाऊं क्षेत्र में रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। कान की बात करें तो यहाँ पे गुजनी पहना जाता है, तुग्यल पहना जाता है, और कर्णफूल पहना जाता है। और इस कर्णफूल को पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में झुपझुपी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है। अगला प्रश्न, कंडासू किसका पुराना नाम है, ठीक है। कंडासू किसका पुराना नाम है, आपके ऑप्शन है चमोली, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो जो कंडासू है ये नंदप्रयाग का प्राचीन नाम है। नंदप्रयाग को अगर हम देखें तो ये अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर हमारा नंदप्रयाग है, ठीक है। 5 प्रयागों में से एक है। रुद्रप्रयाग की बात करें, इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम रुद्रावर्त हो जाता है। इसका प्राचीन नाम हमें पुनाड़ मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद विष्णुप्रयाग की अगर बात करें तो विष्णुप्रयाग को बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, विष्णुप्रयाग को बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि चारों धामों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो हरिद्वार हो जाएगा, और अगर पूछा जाएगा कि गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो मसूरी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है, दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे हमारे पास जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो हेमकुंड हो जाएगा। इसे दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 1936 में गुरुद्वारे का निर्माण होता है। गुरुद्वारे का निर्माण होता है कहाँ, हेमकुंड साहिब में। और ये जो गुरुद्वारा है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है, ठीक है। इसके अलावा रीठा मीठा साहिब की हम बात करें तो यहाँ पे 1960 में गुरुद्वारे का निर्माण होता है।
गुरुद्वारे का निर्माण होता है। ये जो रीठा मीठा साहिब है यह चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें कि किन दो नदियों के संगम पे है, तो लदिया और रतिया नदी के संगम पे रीठा मीठा साहिब स्थित है। इसके बाद तुंगनाथ है, तो तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजा की पूजा की जाती है और यह उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास हो जाएगा, FRI का जो मुख्य भवन है उसका वास्तुविद कौन है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये 4 है। तो हमारे पास जो इसका मुख्य भवन का जो वास्तुकार है वो हो जाएगा CG ब्लॉमफील्ड। ठीक है, इसके अलावा जो ये मैकडोनाल्ड है ये इन्होंने निर्माण किया था, जो नैनीताल का जो राजभवन है, नैनीताल का राजभवन का निर्माण करवाया था मैकडोनाल्ड ने। इस राजभवन के जो शिलान्यास रखा गया था वो 1897 में रखा गया था और मार्च 1900 में ये बनके तैयार हो गया था। इसका वास्तुविद की अगर हम बात करें, वास्तुविद तो हो जाएंगे वास्तुविद हो जाएंगे इसके स्टीवेंस। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन में है डिट्रिस ब्रैंडिस। तो डिट्रिस ब्रैंडिस कहाँ के थे? सबसे पहली बात तो यह जर्मनी के थे। ठीक है, इसके अलावा यह 1964 में भारतीय वन विभाग के पहले संरक्षक थे। भारतीय वन विभाग के पहले संरक्षक थे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, किस पंचकेदार को पितृतीर्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस पंचकेदार को पितृतीर्थ के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है तुंगनाथ, केदारनाथ, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ। ठीक है, हमारे पास है पंचकेदार। ठीक है, 5 केदार है, उनमें से 4 दे रखा है और बताना है कि पितृतीर्थ के रूप में किस केदार को जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग को पितृतीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रुद्रनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है। कल्पेश्वर की अगर बात करें तो यहाँ पे केश की पूजा होती है भगवान शिव के। और एक चीज यहाँ पे और फेमस है कि यह एक ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, वर्ष भर कपाट खुले रहते हैं। ठीक है, केदारनाथ यहाँ पे भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है और तुंगनाथ यहाँ पे भगवान शिव की भुजा की पूजा होती है और यहाँ पे सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर जो है वह भी तुंगनाथ है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कुमाऊं क्षेत्र में जो मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है झोड़ा, खेल नृत्य, बैर नृत्य और भगनौल नृत्य। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो भगनौल नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें झोड़ा नृत्य की, तो झोड़ा नृत्य का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो बागेश्वर में होता है, बागेश्वर होता है। इसके अलावा इसे गढ़वाल क्षेत्र में चांचरी और भुइन के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में चांचरी और भुइन के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें अगर झोड़ा नृत्य की पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ढुसका और ढुंगीर नाम से इस नृत्य को जाना जाता है, झोड़ा नृत्य को। अगला प्रश्न आपके पास हो जाएगा, बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व किस मेले का आयोजन किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कपाट खुलने से पूर्व मतलब जो कपाट खुलेंगे उससे पहले कौन सा लगता है, और जब कपाट बंद होते हैं तो उससे पहले कौन सा लगता है। ठीक है, हमारे पास इसमें 2 मेले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो तिमुना मेला हो जाएगा और ये लगता है आपका जोशीमठ में। ठीक है, कब लगता है? बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व, मतलब बद्रीनाथ के जब कपाट खुलते हैं तो उससे पूर्व जोशीमठ में तिमुना मेला लग जाता है। फिर हमें ध्यान रखना है कि कपाट खुलने से पूर्व ये लगता है और कपाट बंद होने से पहले कौन सा लगता है, तो वो लगता है आपका गुराऊ मेला और ये लगता है माणा में। ठीक है, ये कपाट
खुलने से पहले लगता है और एक कपाट बंद होने से पहले लगता है। इसके अलावा ऑप्शन में है गुगाल मेला। तो गुगाल मेले का जो आयोजन किया जाता है वो हरिद्वार में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज की सीरीज का आपके पास कि चक्राता में जो सैनिक छावनी है, इस सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो बेसिक सा प्रश्न है 1887, 71, 66 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1866 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सैनिक छावनियों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे देहरादून वाले क्षेत्र में जो सैनिक छावनी की स्थापना होती है वो 1814 में होती है। अल्मोड़ा में सैनिक छावनी की स्थापना जो होती है वो 1815 में होती है। इसके बाद मसूरी में सैनिक छावनी की स्थापना होती है वो 1841 में होती है। फिर हम देखते हैं रुड़की जो सैनिक छावनी है इसकी स्थापना होती है 1853 में और चक्राता की होती है 1866 में। तो ये थे इस सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। इससे आपका बेसिक जो प्रश्न थे उन्हें कवर करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, इसके बाद आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।